एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अपनी साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए फ़िज़िक्स में एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है मोशन या गति। इसमें हम गति के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे यानी टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है सो दैट ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट हम आपके पास लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। ये सीरीज़ बहुत ही स्पेसिफिक है आपके रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि जो साइंस का वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और तीनों ही साइंसेस का वेटेज होता है उसमें, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो अपनी इस सीरीज़ विज्ञान अब होगी और भी आसान के माध्यम से मैं आपको इन तीनों साइंसेस के कोर्स को कंप्लीट कराऊंगी और आपकी एक अच्छी और बेहतर तैयारी करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने सेशन को, जो कि फ़िज़िक्स का है। टॉपिक है हमारा मोशन या गति। अब गति के बारे में जानने से पहले हम उसकी डेफिनीशन के बारे में जानेंगे कि गति एक्चुअली में मोशन जो है वो होता क्या है। तो मोशन, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं। मतलब वो कोई वस्तु यानी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या कोई कण यानी कि एटम हो सकता है, या पार्टिकल हो सकता है, या पिंड मीन्स कोई बॉडी हो सकती है, उसकी स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि उसकी स्थिति जो है वो डी है, समय के साथ परिवर्तन मतलब पर सेकेंड जो चेंज हो रहा है, तो D/T। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि जो आपका मोशन है, गति है, वो इस रूप में हम उसको दिखा सकते हैं। समय के साथ जिस किसी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन होगा, इसकी स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो गतिमान है। जैसे आप यहाँ पर देखें, एक सतह है या एक टेबल है, मान लीजिए ये एक टेबल है, इस पर एक बॉल रखी हुई है। अगर आपने इस बॉल पर इधर से ज़रा सा भी फोर्स F लगाया तो ये बॉल ढुनकते हुए यहाँ से इसकी स्थिति जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो इसमें जो फोर्स लगाया गया है, यहाँ पर इसने T समय में एक कोई दूरी मान लीजिए ये तय की हुई है, डिस्टेंस है मान लीजिए D। तो अगर हम इसकी गति की बात करें तो मैंने आपको जैसा बताया D/T के रूप में हम इसे दिखा सकते हैं। मतलब ये जो बॉल है इसमें एक गति आ गई, हालांकि वो गति अपने आप नहीं आई है, उसमें हमने फोर्स लगाया है तब वो गतिमान हुई है, बट उसे हम गतिशील तो कहेंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जब हम किसी कार के अंदर इस तरीके से बैठे होते हैं, कोई कार है, मान लीजिए ये कार है, तो हम इस कार के अंदर अगर बैठे हुए हैं और बाहर अगर हम देखते हैं कि हमें कोई पेड़ दिखता है, तो कार चल रही है, पेड़ अपनी ही जगह है, पर हमें वो पेड़ भी अपने साथ चलता हुआ दिखाई देता है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सन का, जब हम छोटे थे तो जब हम कार से कहीं जाते थे तो हम ये देखते थे कि जहाँ जहाँ पर हम जा रहे हैं तो सन भी हमारे साथ, जो सूरज है वो हमारे साथ चल रहा है, बट एक्चुअली में जो सन है वो नहीं चलता है, राइट। तो सन के लिए हम मूविंग स्टेट में हैं, हमारे लिए सन मूविंग स्टेट में है। ट्री के लिए हम मूविंग स्टेट में हैं, हमारे लिए ट्री मूविंग स्टेट में है। वही यहाँ पर बात कही गई है कि कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति की अवस्था का मापन सदैव मूल बिंदु से किया जाता है। जो गति की अवस्था होती है उसका जो मापन है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम हमेशा मूल बिंदु से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गति के प्रकार। तो जो मोशन है हमारा वो भी कई टाइप्स का होता है। वो टाइप्स क्या हैं वो हम जानेंगे यहाँ पर। जैसे पहला जो टाइप है हमारा वो है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति या हम इसे सिंपल
लीनियर मोशन भी बोलते हैं। रेखीय गति मतलब लीनियर मोशन। जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है, सरल रेखीय गति मतलब ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में, जैसे अगर एक बाइक है, मान लीजिए एक बाइक है, बाइक चला रहा है कोई दो लोग हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं, इस तरीके से वो एक सीधी रोड पे जा रहे हैं, तो उनकी जो गति होगी वो क्या होगी, वो सिंपल लीनियर मोशन होगी। सीधे सीधे जाना, सीधी सीधी जो गति होती है उसे हम सिंपल लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे वाहनों का रोड पर चलना एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वाहनों का रोड पर चलना एक सिंपल लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सीधी सीधी रेखा में चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी गति है, नेक्स्ट जो मोशन का टाइप है वो है वृत्ताकार। वृत्ताकार या हम इसे सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। सर्कुलर से आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सर्कुलर मतलब जो सर्किल में, यानी कि इस तरीके से जिसका मोशन हो, इस तरीके से जिसका मोशन हो, सर्किल शेप में, सर्कुलर वे में, एक वृत्ताकार पथ में उसका मोशन हो, गति हो, तो उसमें उसे हम वृत्ताकार या वर्तुल गति कहते हैं। जैसे आप सर्कुलर मोशन में एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आपका जब मिक्सी चलती है तो मिक्सी की जो ब्लेड होती है वो सर्किल में घूमती हैं, तो वो एक तरीके का सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अगर एक जो हम लोग बचपन में पतंग पकड़ने के लिए लंगड़ बनाते थे, एक रस्सी हो, एक धागा लेते थे, उसमें एक ईंटे को बांधते थे, फिर उसे अगर आप गोल गोल घुमाएंगे तो वो जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन होगा। ये सब सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो एक है दोलन गति। दोलन गति को हम जो है पेंडुलर मोशन भी बोलते हैं। पेंडुलर मोशन, पेंडुलर मोशन में क्या होता है कि आपका जैसे एक ये ठोस आधार है, इससे एक धागा लटक रहा होता है और आपको एक पेंडुलम, इसमें एक बॉब बांधा जाता है। ये हम लोग फिज़िक्स में प्रैक्टिकल भी करते थे हम लोग, पेंडुलर मोशन का, सिंपल पेंडुलम का। तो जब हम इस पर हल्का सा फोर्स देते हैं तो ये इधर जाता है एक बार और एक बार वापस आके इधर जाता है। तो ऐसे 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 जो इसकी पेंडुलर लाइक मोशन होता है, वो जो होती है उसे हम पेंडुलर मोशन बोलते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो पेंडुलर मोशन करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चाल। चाल चाल क्या होती है? चाल यानी कि हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं एक्चुअली, सॉरी, चाल होती है हमारी स्पीड। वेलोसिटी तो वेग को कहते हैं ना, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, राइट। या एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी चाल कहलाती है। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, जहाँ पर v है हमारी स्पीड, s है हमारी डिस्टेंस जो हमने कवर की है, और t है हमारा टाइम, राइट। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूला को हम दिखा सकते हैं। मैथ्स में भी जब हम क्वेश्चन करते हैं चाल दूरी समय के, तो हम बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। वही यहाँ पर लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट है हमारा विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि इसके नाम से आप देख पा रहे हैं, डिस मतलब कहीं से हट जाना, प्लेस मतलब जगह से, मेंट अपनी जगह से हट जाना, उसको हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य एक सरल रेखीय दूरी जो होती है वो विस्थापन होती है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य एक जो सरल रेखीय दूरी होती है उसे हम विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों ही फॉर्म में हो सकता है। इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो तीनों ही तरीके से आ सकती है।
अब मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, दूरी और विस्थापन। जैसे आप मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मिनिमम डिस्टेंस है वो हम ऐसे सीधे जा सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गई, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गई। जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच में, मिनिमम डिस्टेंस, उसे हम उसका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम इस ए से बी तक एक और रास्ते से जा सकते हैं। कैसे हम जा सकते हैं, पहले हम यहाँ से यहाँ गए, फिर हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर वापस आके यहाँ बी पे आए। तो ये जो हमने पूरा रास्ता इतना तय किया, बी तक ही पहुँचे हम, ए से बी तक पहुँचे, बट कितना घूम कर पहुँचे। तो ये मिनिमम डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं हुई, ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। तो जितनी भी डिस्टेंस हमने जिस पॉइंट से शुरू होकर और जिस पॉइंट तक हमें जाना है, उसमें हमने जितनी डिस्टेंस चाहे किसी भी रास्ते से तय की हो हमने, उसे हम डिस्टेंस या दूरी कहते हैं। बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बोलते हैं। ये जो डायग्राम बना है, चलिए इसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसे ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट हमारा क्या है, सी है। अब हमें पॉइंट ए से पॉइंट सी तक आना है, तो इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, ये जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है ए से सी तक, जो ये आ रही है 5 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो हम पहले ए से बी तक आए जो कि 4 सेंटीमीटर है, फिर हम बी से सी तक गए जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो 4 + 3 कितना हो गया हमारा, 7 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। मैक्सिमम लेंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब हम लेते हैं दो पॉइंट के बीच की, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आई होप आपको बेटर क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी डायग्राम के माध्यम से। चलिए देखिए, लिखा भी यहाँ पे, इस आकृति के अनुसार तय की गई दूरी 7 सेंटीमीटर है परंतु विस्थापन 5 सेंटीमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है, आई होप वो आपको बहुत ही बेटर तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वेग। वेग या क्या बोलेंगे हम इसे, वेलोसिटी। वेग या वेलोसिटी। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी उसका वेग कहलाती है। चाल और वेग में अंतर अगर हम देखें, कि आप बोलोगे नहीं, वी भी आपने बताया था S/T होता है, और हम इसमें चाल में भी देख रहे हैं, वेग में भी देख रहे हैं, तो आप डिफरेंस बताइए। तो अगर अंतर की बात करें, तो जो चाल होती है वो एक अदिश राशि है, चलते जाते हैं हम, ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। जैसे मैंने आपको सदिश और अदिश राशि पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, यूनिट एंड डायमेंशंस में, कि अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें केवल हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती, केवल परिमाण चाहिए होता है। जबकि सदिश राशि वो होती हैं जिसमें हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे वेग, वेग में हमें दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। सेकेंड डिफरेंस की बात करें, चाल सामान्यतया वस्तु की केवल चाल मापी जाती है, जबकि वेग में इसका प्रयोग अध्ययन तथा शोध में होता है, यानी रिसर्च और लर्निंग में होता है। चाल तो हम बस यूं ही नाप लेते हैं, किसी की चाल की कितनी कितनी स्पीड है। जैसे हम अगर जनरली जा रहे हैं, तो हमें अगर देखना है अपने जो भी हम व्हीकल से जा रहे हैं, स्पीड जनरली देखनी कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, तो हम उसमें मेजर कर सकते हैं। बट जो वेग है, सेम चीज़ है, बट एक ट्विस्ट ऑफ डिफरेंस है उनमें, सदिश और अदिश का, और उनकी यूज़ का, कि जो वेग है या वेलोसिटी है उसको हम रिसर्च और अपनी लर्निंग में यूज़ करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे त्वरण की। त्वरण यानी कि हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या त्वरण। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण पॉजिटिव होगा, वेग में कमी हो रही है तो यह नेगेटिव होगा। वेग का फॉर्मूला अगर ए हम एक्सेलरेशन देखें
तो v/t, मतलब जो हमारी वेलोसिटी है उसमें एकांक समय में यानी t में जो चेंज हो रहा है उसे ही हम त्वरण बोलेंगे। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव, अगर वृद्धि हो रही है, अगर ये जो v/t की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब एक्सेलरेशन में हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और अगर v/t की वैल्यू नेगेटिव आती है दैट मीन्स एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। चलिए, और जो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, यानी मंदन भी बोलते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत छोटा सा डिफरेंस। पॉजिटिव इंक्रीज़ होगा v/t में तो एक्सेलरेशन बोलेंगे, नेगेटिव इंक्रीज़ होगा v/t की वैल्यू में तो हम उसे रिटार्डेशन या मंदन बोलेंगे। यूनिट की बात करें तो SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जैसा कि आपको पिछली बार भी समझाया था। A = v/t, v की होती है मीटर पर सेकंड यूनिट, t की होती है सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी क्या, हमारी यूनिट, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ बात हो रही है कि जो त्वरण है वो भी एक सदिश राशि है। बिल्कुल, a एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि v/t है और v एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो एरो बनता है ये वेक्टर क्वांटिटी का मार्क होता है। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो हम उसके ऊपर एरो बना देते हैं, तो मतलब बिना लिखे ये पता चल जाता है कि जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण गति, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक समान त्वरण गति से आगे बढ़ रही वस्तु के बारे में व्याख्या 3 समीकरणों के माध्यम से की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन या गति के समीकरण, गति के समीकरण बोलते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। पहला जो हमारा समीकरण है वो है हमारा v = u + at, v = u + at, गति का पहला समीकरण है। दूसरा हमारा समीकरण है s = ut + ½ at², ये हमारा दूसरा समीकरण है। और तीसरा हमारा इक्वेशन जो समीकरण है वो है v² = u² + 2as, ये तीसरा समीकरण है। तीनों ही समीकरण बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिए। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है, सिंपल 1 डे एग्ज़ाम है, आपको कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं लिखना है। तो आपको लेकिन इन इक्वेशंस को याद करना पड़ेगा क्योंकि जो आगे न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट अगर आपको इक्वेशंस नहीं याद होंगी तो आप वो न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को लर्न करना, या आप इसे लिख कर कहीं स्टिक कर लीजिए अपनी वॉल पे, डेली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहला इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा इक्वेशन क्या है। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन पहला है या दूसरा है या तीसरा है, तो वो आपको पता होना चाहिए लाइन से कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है। अब जानेंगे कि जो S, V, U, A, T ये सब हैं ये एक्चुअली में हैं क्या और इनको हम यूज़ कैसे करेंगे, राइट। चलिए, जैसे जो हमारा U है हमारा प्रारंभिक वेग, इसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कोई भी चीज़, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व, कोई भी चीज़ को देख रहे हैं, उसका अगर वो ऑलरेडी मूविंग है तो उसका हमें वेग दिया होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग दिया होता है। और अगर वो विराम से चल रही होती है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है उसका चलना अगर, तो यू हमेशा क्या होता है, वो ज़ीरो होता है, यू की वैल्यू ज़ीरो होती है। वी जो है वो हमारा अंतिम वेग, या इसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। अंतिम वेग का मतलब ये है कि जिस वेग पे आने के बाद गाड़ी या जो भी ऑब्जेक्ट है वो रुका या यूनिफॉर्म मोशन में है, उसे हम उसका अंतिम वेग कहते हैं। इसकी एक वैल्यू होती है, वो आपको क्वेश्चन में दी होगी या आपको निकालनी होगी। एस की बात करें, एस हमारा जो है टी समय में तय की गई दूरी, यानी कि सिंपली डिस्टेंस होती है, दूरी होती है कि टी समय में हमने कितनी दूरी तय की है। और ए आप सब जानते हैं कि त्वरण या एक्सेलरेशन होता है। एक समान गति का तात्पर्य है कि
वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। एक समान गति का मतलब यानी यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? मतलब वस्तु जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। चलिए, अब इस जो हमने 3 समीकरण ये पढ़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और उनके जो सिंबल्स हैं एस वी यू ए टी, इन सब के बारे में पढ़ा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू से हम इसे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, हम इसे वी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस हम एस से दिखाते हैं, टाइम टेकन हम टी से दिखाते हैं, और एक्सेलरेशन हम ए से दिखाते हैं। इन्हीं 5 चीज़ों का काम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही लेते हैं, राइट। छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी हुई है। एक रेलगाड़ी है, वो स्थिर अवस्था में खड़ी हुई है। रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, स्थिर अवस्था में खड़ी हुई है। अब मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया, स्थिर अवस्था में अगर कोई चीज़ है तो जाहिर सी बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू क्या होगी? यू हमारी ज़ीरो होगी, राइट। यू हमारी ज़ीरो होगी क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है। थोड़ा सा इसको छोटा लिखते हैं हम। यस, अब जो हमारा u है वो हमें यहाँ से पता चल गया कि क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि स्थिर अवस्था से चलना चालू कर रही है, स्थिर खड़ी हुई है, तो मतलब u हमारा ज़ीरो है। अब रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है और 10 मिनट बाद मतलब जो t है वो हमें क्या दिया हुआ है? 10 मिनट्स दिया हुआ है, 10 मिनट्स दिया हुआ है। बाद में उसका वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। मतलब v जो है फाइनल वेलोसिटी, बाद की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वो क्या है? 72 किलोमीटर पर आर हो जाती है। यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए और इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, चलिए इस क्वेश्चन को हम एक ब्लैंक जो है पेज पे कोशिश करेंगे करने की, राइट। जैसे कि हमें क्या दिया हुआ था? इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई थी? ज़ीरो दी हुई थी, u ज़ीरो था, v हमारा क्या था? 72 किलोमीटर पर आर था, t हमारा 10 मिनट्स था, राइट। अब कह रहा है त्वरण निकालिए और दूरी निकालिए, यानी s और a हमें क्या निकालना है? a निकालना है और s निकालना है, दोनों निकालने हैं। अब a और s निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि हम किस फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, और बाकी के 2 फॉर्मूले आप जो देखेंगे सेकंड और थर्ड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दोनों में ही s की ज़रूरत पड़ रही है और a भी है उसमें। तो 2 अननोन क्वांटिटी को तो हम नहीं निकाल सकते हैं, पहले हम एक अननोन क्वांटिटी को निकालेंगे, उसके बाद दूसरी हम अननोन क्वांटिटी को निकालेंगे। तो जो पहला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे वो लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? हमें v पता है, u पता है और हमें t पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे? a निकाल लेंगे, अपना एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? v है हमारा 72 किलोमीटर पर आर। अच्छा, 70 ये जो है ये 10 मिनट टाइम 10 मिनट्स में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे, क्योंकि या तो हम इसे आर में चेंज करें और फिर 72 किलोमीटर पर आर को रख के दोनों को यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, या तो सारी की सारी जो आपकी CGS होनी चाहिए या तो सारी की सारी MKS होनी चाहिए, तभी आपकी जो वैल्यू है वो करेक्ट आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे? CGS में चेंज कर लेंगे, मिनट्स को सेकंड में चेंज कर लेंगे और फिर किलोमीटर पर आर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 72 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 72 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 5/18 जब हम किलोमीटर पर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये हो गया हमारा 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो ये हमारा 20 मीटर पर
सेकेंड आ जाएगी हमारी क्या, v की वैल्यू। t की बात करें, t हमें 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट, और इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमारा कितना आ गया, 600 सेकेंड आ गया, 600 सेकेंड आ गया। अब सिंपली ये वैल्यूज़ हम उठाकर क्या करेंगे, रख देंगे अपने इस वाले फॉर्मूला में। कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। वैल्यू जब हम रखेंगे तो v, तो हम थोड़ा क्लियर करके इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जैसा कि v हमने निकाला है 20, वैल्यू जो निकाली हमने, u हमारा 0 ही था, प्लस a हमारा जो है वो हमें निकालना है, और t हमने क्या निकाला, t निकाला है 600। तो यहाँ से जब ये 600 मल्टीप्लाई में है, और ईजी कर देती हूँ मैं, 20 इज़ इक्वल टू 600 ए की वैल्यू क्या आएगी, 600 20 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और a की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, a इज़ इक्वल टू 0 से 0 1/30। त्वरण जो है वो हमारा 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे त्वरण की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू, इसको हम क्लियर कर देते हैं। जो हमारी a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू 1/30 आई है, 1/30, इसको हम रखेंगे दूसरे फॉर्मूले में। दूसरे फॉर्मूले में रख के हम s की वैल्यू, यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप सेकेंड नंबर की इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप थर्ड नंबर की इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन से करके बताऊंगी, दूसरी आप अपने आप निकाल के देखिएगा, निकल जाएगा, उससे भी वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगर हम यूज़ करें s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सपोज दैट हम ये यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो s हमें निकालना है, u हमारा 0 है, और t हमें पता है कि हमारा कितना है, t है हमारा 600 सेकेंड। हालांकि 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 0 से, बट लिखेंगे हम हाफ, a हमें पता है 1/3 है, इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 600 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से ये पूरा तो 0 हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इस 6 से ये, मैं इसको सही से कर देती हूँ, यहाँ पे 1/6 इंटू, क्योंकि 600 का स्क्वायर है तो 600 इंटू 600, 6 से 6 गया, राइट, 6 से 6 चला गया आपका, तो ये हो गया 6 सेकेंड आपका 1/30 था, हाँ राइट, 1/30 था हमारा वो जो एक्सेलेरेशन था, तो ये 1/60 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 30 दूनी 60, तो 1/60 इंटू 600 इंटू 600, तो ये यहाँ से एक ज़ीरो भी चला जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल कितना बचा हमारे पास 6000 मीटर। तो डिस्टेंस हमारी जो आई वो 6000 मीटर आई। और जब इस 6000 मीटर को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, करेंगे ना इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए, तो क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 6 मीटर। जो हमारी s की वैल्यू आएगी वो 6 मीटर आएगी, और जो हमारा एक्सेलरेशन आया है, जो हमारा त्वरण है, वो 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप इसी तरह के क्वेश्चंस भी और भी अगर मैं आपको दूं तो आई होप आप कर पाएंगे। तो चलिए आपको एक होमवर्क देती हूँ मैं, इसी से रिलेटेड आपको जो है एक मैं ये क्वेश्चन देती हूँ, एक ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जो है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकेंड है, यह वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। 5 सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है। आप दोनों ही आंसर, मतलब ए की वैल्यू और एस की वैल्यू दोनों को ही कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, सो डैट मुझे ही पता चल सके कि आप कितने सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर और हमारे वीडियोस को लेकर, हमारे चैनल को लेकर। तो ये आपका जो है ये होमवर्क है, और बिल्कुल फिजिक्स में होमवर्क मिलना बनता है। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आप जितना सॉल्व करेंगे उतने ही आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी,
जो कि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्प करेगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम मोशन, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो न्यूटन के नियम हैं। एक साथ बहुत लेंदी में नहीं आपको दूंगी, शायद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बोरियत भी आने लगती है कि चीज़ को बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते। तो कंप्लीट करेंगे हम इसे पूरा अच्छे से, बट थोड़े थोड़े पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम इसे कंप्लीट करते चलेंगे। तो इसका आंसर जो है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।